हेलो बच्चों, आज हम विज्ञान में प्रकाश से संबंधित कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न करने की कोशिश करते हैं। इससे आपको बेनिफिट यह मिलेगा कि आपके बहुविकल्पीय प्रश्न तो होंगे ही होंगे, साथ ही साथ जो शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं वो भी आपको करने में सहायता मिलेगी। इसमें जैसे पहला प्रश्न है, समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है। देखिए, समतल दर्पण पर मुख्य अक्ष के समांतर जो प्रकाश किरण आती है वो यहीं से वापस लौट जाती है, क्योंकि आपतन कोण इसमें शून्य होता है। तो इसलिए जितनी भी प्रकाश किरणें यहां आएगी ये यहीं से वापस लौट जाएंगी। तो ये जाकर के कहीं अनंत पर मिलती हुई प्रतीत होती है, जाकर के लगता है कि अनंत पर मिलेगी। तो इस प्रकार से जो समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है वो अनंत होती है, ध्यान रखेंगे। इसमें अगला प्रश्न है, समतल दर्पण के सामने एक वस्तु दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी हुई है, तो दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी। समतल दर्पण अपने पीछे उतनी ही दूरी पर वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है जितनी दूरी पर वस्तु रखी हुई होती है। तो समतल दर्पण के लिए u और v के मान समान होते हैं। तो वस्तु यदि 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी हुई है तो उसका प्रतिबिंब भी दर्पण के पीछे 10 सेंटीमीटर पर ही बनेगा। खास बात यह है, कई बार +10 सेंटीमीटर और -10 सेंटीमीटर दोनों आ जाते हैं। आपको याद होगा कि जब दर्पण के सामने यहां जो वस्तु रखी हुई होती है ये u होता है और बाईं ओर की दूरियां माइनस में मापी जाती हैं, क्योंकि प्रतिबिंब दूसरी तरफ इतनी ही दूरी पर बनता है और ये दूरी पॉजिटिव होती है। इसीलिए जो वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा वो दूसरी साइड में बनेगा। इसका मतलब यहां v जो होगी वो पॉजिटिव होगी। तो प्रतिबिंब से दर्पण की दूरी प्लस में आएगी। अगर 10 सेंटीमीटर दूर वस्तु रखी हुई है तो उसका प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर दूसरी ओर बनेगा, यानी कि प्लस में 10 सेंटीमीटर आएगा। इसके बाद एक प्रश्न है, समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का आवर्धन होता है। आपको याद होगा, आवर्धन से मतलब होता है कि कोई दर्पण वस्तु का कितने गुना प्रतिबिंब बनाता है। चूंकि समतल दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब उतना ही बड़ा बनता है जितना कि वस्तु की लंबाई होती है। तो यानी कि वस्तु की लंबाई u और v बराबर होते हैं, तो इसीलिए आपको आवर्धन का सूत्र याद होगा। आवर्धन का सूत्र था m बराबर v बटे u। तो यहां v और u चूंकि दोनों बराबर हैं तो आपस में कैंसिल होकर के उत्तर आएगा 1। तो इसीलिए समतल दर्पण का आवर्धन 1 होता है। इसके बाद अगला प्रश्न हम देखें, दर्पण की फोकस दूरी f तथा वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध क्या होता है। आपको बहुत बार बताया गया था कि जो फोकस दूरी होती है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो ये फोकस दूरी और r में संबंध होता है, ये हमने कई बार अपनी वीडियो में बताया है। इसके बाद एक प्रश्न है, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, तो इसकी फोकस दूरी होगी। अवतल दर्पण ये है, इसमें वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, तो यहां वक्रता त्रिज्या r जो है वो 20 सेंटीमीटर है। तो इसकी फोकस दूरी जो होती है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, 10 सेंटीमीटर होगा आंसर। लेकिन इसमें उसने प्लस और माइनस दोनों आंसर दिए हुए हैं, +10 सेंटीमीटर और -10 सेंटीमीटर। आप जानते हैं अवतल दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी दोनों बाईं ओर होती हैं और बाईं ओर की दूरियां माइनस में मापी जाती हैं, इसीलिए यहां फोकस दूरी -10 सेंटीमीटर, ये आंसर होगा -10 सेंटीमीटर वाला। इसके बाद ये क्वेश्चन है, कई बार प्रश्न पूछा गया है ये, किसी दर्पण से आप चाहे कितने ही दूर खड़े हों आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है, तो वह दर्पण कौन सा होगा। यह बता रहा है कि आप सीधे खड़े हैं तो एक दर्पण से आपका जो प्रतिबिंब बन रहा है वो सीधा बन रहा है, तो दर्पण कौन सा होगा। आप अगर याद करें, जो समतल दर्पण होता है, समतल दर्पण से प्रतिबिंब सीधा बनता है, तो उत्तर समतल दर्पण। लेकिन आप अगर याद करें, जो उत्तल दर्पण था
उत्तल दर्पण से केवल एक कंडीशन बनाई थी, और यहां वस्तु का प्रतिबिंब, मैं डीपली नहीं जा रहा हूं, आप लोग उसको वीडियो को देखें। जो अब उत्तल दर्पण है उससे प्रतिबिंब छोटा बनता है, दूसरी ओर बनता है, आभासी बनता है और सीधा बनता है हमेशा। तो इसीलिए समतल दर्पण भी होता है और उत्तल दर्पण भी होता है। तो उत्तर में ये दोनों आएंगे, समतल व उत्तल दर्पण। खाली समतल दर्पण इसका आंसर नहीं होता। अगर वस्तु का सीधा प्रतिबिंब बनता है तो दर्पण समतल भी हो सकता है और उत्तल दर्पण भी हो सकता है। इसके बाद इसमें एक प्रश्न है जो कई बार आता है, यह है वायु में प्रकाश की चाल 3 गुणा 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड है। यहां यदि हम देखें, वायु में चाल जो दी हुई है वो दी हुई है 3 गुणा 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। 3/2 अपवर्तनांक वाले कांच में अपवर्तनांक जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 3/2। इसमें प्रकाश की चाल क्या होगी? आपको अपवर्तनांक का सूत्र याद होगा, वो था वायु में प्रकाश की चाल बटे जो जिसका अपवर्तनांक निकालना है, यानी कि कांच है, यहां कांच में प्रकाश की चाल। तो यहां अपवर्तनांक 3/2 दिया हुआ है, वायु में प्रकाश की चाल 3 गुणा 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड दी हुई है, और बटे कांच में यदि प्रकाश की चाल v है तो v ऊपर चला जाएगा, तो 3v बराबर आ जाएगा 2 गुणा 3 गुणा 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड। तो यहां 3 से 3 कैंसिल हो रहा है, तो v बराबर आ रहा है 2 गुणा 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। इस सूत्र से बहुत सारे आपके आंकिक प्रश्न हल हो जाएंगे, तो इनको भी अच्छे से करने का प्रयास करें। इसके बाद एक प्रश्न दिया हुआ है, बहुत अच्छा प्रश्न है। निम्न में से दिए गए माध्यमों में प्रकाश की चाल न्यूनतम होती है, यानी कि इन माध्यमों में से सबसे कम प्रकाश की चाल किस में होगी? हीरा, जल, कांच और केरोसिन। इनमें से सबसे प्रकाश की चाल कम किस माध्यम में होगी? देखिए, आप ये सूत्र आप देखें, अगर हमें किसी माध्यम का अपवर्तनांक निकालना है तो ऊपर तो आती है वायु की चाल, वायु में प्रकाश की चाल, और बटे उस माध्यम में प्रकाश की चाल। तो जिस माध्यम में प्रकाश की चाल कम होगी उसका अपवर्तनांक अधिक होगा, क्योंकि ये एक दूसरे के व्युत्क्रम में है, उल्टे हैं। तो इसमें आप याद रखें, जिस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होगी उसका अपवर्तनांक कम होगा, और जिसमें प्रकाश की चाल कम होगी उसका अपवर्तनांक अधिक होगा। तो आप जानते हैं जो सघन माध्यम होता है उसका अपवर्तनांक अधिक होता है। तो इसमें कांच सबसे अधिक अपवर्तनांक वाला होगा, उससे बड़ा है जो हीरा दिया हुआ है, हीरे का अपवर्तनांक कांच के समीप ही होता है। तो इस प्रकार से जो बाकी हैं जल, केरोसिन, कांच, इनका अपवर्तनांक कम होगा, हीरे का अपवर्तनांक सबसे ज्यादा होगा। तो जिसका अपवर्तनांक ज्यादा होगा उस माध्यम में प्रकाश की चाल कम होगी। तो यहां उत्तर आएगा हीरा। हीरा में प्रकाश की चाल सबसे कम होगी इन बाकी के अपेक्षा। इसके बाद कुछ और बहुविकल्पीय प्रश्न देखते हैं। यह प्रश्न है, एक सामान्य आंख वाला व्यक्ति किसी वस्तु को सुस्पष्ट रूप से देख सकता है यदि वस्तु की दूरी आंख से कितनी हो? जो सामान्य आंख मतलब आंख ठीक है, तो आपको पता है निकट बिंदु से लगाकर अनंत तक, दूर बिंदु अनंत होता है, निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर पर होता है। तो इन दोनों दूरियों के बीच में व्यक्ति को स्पष्ट दिखाई देता है यदि उसकी आंख में कोई दोष ना हो। तो अगर वस्तु 25 सेंटीमीटर से अनंत के बीच कहीं भी रखी है तो व्यक्ति को वो वस्तु स्पष्ट दिखाई देगी। एक प्रश्न इसमें आया हुआ है, मानव नेत्र में रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब किस प्रकार का होता है? सीधा होता है, उल्टा दिखाई देता है,
उल्टा होता है परंतु सीधा दिखाई देता है, सीधा होता है सीधा दिखाई देता है, उल्टा होता है उल्टा दिखाई देता है। इनमें से कौन सा आंसर ठीक होगा? आपको याद होगा मानव नेत्र में जो लेंस लगा हुआ होता है वो उत्तल लेंस होता है। उत्तल लेंस रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनाता है वो उल्टा बनाता है और मस्तिष्क उसको सीधा पढ़ता है या सीधा वो मस्तिष्क बताता है कि हां वस्तु इस प्रकार से है। तो मानव नेत्र में रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है वो उल्टा बनता है लेकिन हम उसको सीधा देखते हैं। तो इसका उत्तर आएगा उल्टा होता है परंतु सीधा दिखाई देता है। इसके बाद यह प्रश्न आपको बता ही दिया गया है, यह बहुत बार आया है। स्वस्थ नेत्र के लिए दूर बिंदु कहां होता है? आपको पता है अनंत पर स्थित होता है। इसके बाद कुछ प्रश्न आए हुए हैं जैसे निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को यह दोष दूर करने के लिए किस लेंस या दर्पण का उपयोग करना चाहिए? आप लोगों को पता है दर्पण का तो कोई मतलब ही नहीं है, चश्मे में लेंस का प्रयोग होता है, तो पहली बात तो लेंस का प्रयोग होगा। निकट दृष्टि दोष यानी कि उसको निकट की वस्तुएं साफ दिखाई देती हैं, दूर की वस्तुएं साफ दिखाई नहीं देती। उसके लिए आप वीडियो देखें तो उसमें क्लियर बताया गया है कि व्यक्ति अपने चश्मे में अवतल लेंस का प्रयोग करता है। जब दूर की वस्तुएं साफ दिखाई नहीं देती तो चश्मे में अवतल लेंस का प्रयोग होता है। कई बार प्रश्न आया है। अगला प्रश्न है जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से गुजरता है तो सर्वाधिक विचलन किस रंग का होता है? आपको याद होगा बताया गया था प्रिज्म से जब श्वेत प्रकाश आती है तो ये 7 रंगों में विभक्त हो जाती है ऐसे। तो जो सबसे निचले वाला प्रकाश है उसका विचलन यानी कि वो सबसे अधिक मुड़ा है और नीचे से आपको बताया गया था विबग्योर था यानी कि बैंगनी। तो बैंगनी रंग का विचलन सबसे अधिक होता है और सबसे ऊपर रंग था लाल, तो लाल रंग का विचलन सबसे कम हुआ। तो सबसे अधिक विचलन होता है बैंगनी रंग का और सबसे कम विचलन होता है लाल रंग का। ये सारे के सारे प्रश्न आप देखें, इनको हल करने की कोशिश करें, इनको समझने का प्रयास करें। कल फिर हम आपसे मुलाकात करेंगे। आज इन सब की तैयारी करें। कोई भी अगर डाउट है तो आप मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।